जमहूरियत की बुनियाद पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की बुनियाद पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मदारिस के असातिज़ा तो मेरे साथ हैं, उन्होंने ताउन किया है और सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो भी लड़ाई लड़ी गई वो सब असातिज़ा के ताउन से ही लड़ी गई। और हम ऐसा नहीं है कि हमारे निसाब में जो है वो हिंदी नहीं है या अगर पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश नहीं है या गणित और हिसाब नहीं है, ऐसा नहीं है। NCERT की बुक्स गवर्नमेंट देती है, वो हमारे पास रिसीविंग कॉपियाँ उसकी बरस की पुरानी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मदरसों की बका और उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के एक बड़ा अहम इजलास हुआ। मौलाना नूरुल हसन अज़हरी साहब आप देख रहे हैं हमारे साथ, और ये दीवान ज़मा खान साहब हैं और ये मौलाना मुख्तार अहमद बगदादी साहब हैं। मदरसों की हिफाजत और उनकी बका के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। अवाम में ये बातें मशहूर हैं कि जी कोई खानका कोई काम नहीं कर रही है, कोई इंटेलेक्चुअल किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं, उलमा भी एक्टिव नहीं है। अवाम में इस तरह की बदगुमानियाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो चेहरे हैं मदरसों की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ख़ास तौर से दीवान ज़मा साहब का जो नाम है वो बड़ा अहम है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, दीवान ज़मा खान साहब और तमाम जो अमला यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तमाम लोग उसके लिए बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है और आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से और तमाम अवाम की तरफ से कि आप मदरसों की हिफाजत और बका के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये सिर्फ मदरसों की बका नहीं है बल्कि दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं। मदरसा एसोसिएशन कब कायम हुआ और आप क्या खिदमात उसमें अंजाम दे रहे हैं दीवान साहब? टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश का क़याम 1972 में हुआ जी, और इसके सदर मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब कादरी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना अफजाल हुसैन जी, इन लोगों ने इस तंजीम को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के मदारिस के असातिज़ा को तमाम सहूलियात दिलाईं जी, जो दीगर असातिज़ा को माध्यमिक बेसिक संस्कृत के असातिज़ा को मिलती हैं। उनके इंतकाल के बाद ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पर आई और मैं इसको 2001 से अब तक निभा रहा हूँ। जी। तो आप किस ओहदे पे काम कर रहे हैं इस मदरसा एसोसिएशन में? मैं जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर काम कर रहा हूँ। जी। तो आवाम का क्या ताउन आपको मिल रहा है या मदरसों के जो असातिज़ा हैं उनका कैसा ताउन आपके साथ? मदारिस के असातिज़ा तो मेरे साथ हैं, उन्होंने ताउन किया है और सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो भी लड़ाई लड़ी गई वो सब असातिज़ा के ताउन से ही लड़ी गई। और हम लोगों ने सीनियर मोस्ट वकला को लखनऊ हाई कोर्ट में भी रखा और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने सीनियर मोस्ट वकला की खिदमत हासिल की और उनसे दलाइल पेश कराए। जी। तो दीवान साहब आज जो मुशावरती इजलास हुआ, आज के इस मुशावरती इजलास का जो खुलासा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ़ैसले हुए हैं? आज मुशावरती इजलास इसलिए बुलाया गया था कि लोगों को लगता था कि स्टे के बाद सरगर्मियां ख़त्म हो गई हैं, लोगों में तशवीश भी थी कि उलमा खामोश हैं, मशाइख खामोश हैं। तो आज की मीटिंग का मकसद यही था कि उलमा भी खामोश नहीं हैं, वो भी मुस्तैद हैं और मशाइख भी मुस्तैद हैं। मोइनुल मशाइख हज़रत सैयद मोइन मियाँ साहब खुद तशरीफ़ लाए बम्बई से जी। और ये मीटिंग इसीलिए हुई है कि हम लोग फ़िक्रमंद हैं और इस मुकदमे को खुलूस के साथ, दयानतदारी के साथ और मजबूती के साथ लड़ें। ठीक है। तो आवाम से अब आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए या खवास जो हैं उलमा मशाइख हैं किस तरह के ताउन की आप खवास से तो दुआएं चाहिए और आवाम को ये समझना चाहिए कि हम लोग सिर्फ ग्रांट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम लोग मदरसों की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रांट तो हम अगर मदरसों पर कोई ऐसी आँच आएगी तो हम ग्रांट छोड़ सकते हैं, उसका हौसला है हमारे असातिज़ा के अंदर, लेकिन हम मदरसों पर कोई आँच आने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और मदारिस पूरे उत्तर प्रदेश के मदारिस की लड़ाई है, चाहे वो इल्हाक शुदा हो या गैर इल्हाक शुदा हो। और अगर उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई नाकाम हो गई तो ये पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को बंद करने की एक साजिश है जिसका हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें तो तमाम ही लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मस्जिदों और मदरसों को ध्वस्त करने की और पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिशें जारी हैं और ऐसे में इन तमाम निज़ामों को मजबूती से कायम रखने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो आवाम के सामने नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि इन चेहरों को आप पहचानें जो मदरसों और मस्जिदों की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तो कम से कम आप इन लोगों के लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं
कि जो लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कोशिशों में कामयाबी अता फरमाए। और ये जो कामयाबियाँ हैं ये सिर्फ इनसे जुड़ी हुई नहीं है, ये सिर्फ मुझसे और उलमा से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान और हर मुसलमान के बच्चे से जुड़ी हुई हैं। और अगर मदरसे ख़राब हो जाएंगे और मदरसों का निज़ाम ख़राब होगा या मदरसों में तालीम का सिलसिला रुक जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर मदरसे इस्लाम की बका की एक बहुत बड़ी ज़मानत है। और अगर मदरसे बंद हुए तो हमारे दीनी निज़ाम का हाल होगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। नूरुल हसन अज़हरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो आज के प्रोग्राम के कन्वीनर थे। नूरुल हसन साहब, अब तक की जो कोशिशें रही हैं उन कोशिशों में आपको क्या रिज़ल्ट मिले हैं? बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा माशाल्लाह। और हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं जी हाई कोर्ट के फ़ैसले में जी या हमारे मामलात को समझने में गलती हुई थी और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है जी। कि हाई कोर्ट के जज ने कहीं ना कहीं मामले को समझने में गलती की है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको सुधारा जी। और इसी वजह से स्टे भी हुआ। और आगे हम उम्मीद रखते हैं, जुडिशरी पे यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जी। हिंदुस्तान के संविधान पे हम यकीन रखते हैं कि बेहतर फैसला आएगा। इसलिए कि एक ही कानून के तहत जी दो इदारे चल रहे थे जी। या दो चीज़ें चल रही थीं, एक संस्कृत पाठशालाएं चल रही थीं और एक मदारिस अरबिया जी। और अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के मदारिस चल रहे थे। तो ये नाइंसाफ़ी कभी नहीं होगी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर। ख़ास तौर से जुडिशरी पे यकीन है हमें कि अगर संस्कृत पाठशालाएं हिंदुस्तान में चल सकती हैं तो मदारिस अरबिया चल सकते हैं। जी, दीवान ज़मान साहब से एक सवाल मेरा है, जैसे एक सवाल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होता है और लोग इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर जनरेट भी करते हैं कि जी कुरान की तालीम कानून क्यों देगा, देश की जो व्यवस्थाएं हैं या जो देश का पैसा है वो मदरसों पे क्यों लगेगा या कुरान की तालीम इससे क्यों दी जाएगी, तो इस सवाल के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन कोड के तहत अरबी मदरसे संस्कृत पाठशालाएँ कायम हुए। एजुकेशन कोड 1908 जी और चूँकि अरबी फ़ारसी का ख़ास करके अरबी ज़ुबान का अरबी का जी। सबसे बेहतरीन सरमाया कुरान और हदीस में है, इसलिए उस हवाले से अरबी फ़ारसी के हवाले से कुरान और हदीस की तालीम अरबी मदरसों में हो रही है, जिस तरह संस्कृत पाठशालाओं में वेद और पुराण की तालीम होती है। क्योंकि संस्कृत का बेहतरीन असासा वेद और पुराण में है, इसलिए वेद और पुराण आज भी संस्कृत पाठशालाओं में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वेद वेदांग पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हम भी कुरान और हदीस और फ़िक़ा पढ़ाते हैं। जी जी। तो जिस तरह से वेद और पुराण पढ़ाने के लिए इधर से कोई किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता, इसी तरह से उधर से भी कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए और इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए हिंदुस्तान की अमन शांति और सलामती के लिए। मौलाना मुख्तार अहमद बगदादी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। हज़रत, सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका। ये तब्दीली निसाब को लेकर के बहुत सोशल मीडिया पे एक बेचैनी थी कि जी निसाब तब्दील हो जाएगा, पता नहीं अब क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मदरसों में जो पढ़ाया जाता था अब सब कुछ बदल जाएगा, तो तब्दीली क्या हुई है निसाब में? देखिए, ऐसा है, बुनियादी तौर पर जाहिर है कि वो अरबिक एंड पर्शियन मदरसा बोर्ड था जिसे मदरसा तालीमी बोर्ड के नाम से मौसूम किया गया है। तो अगर वो मदरसा है और अरबिक एंड पर्शियन तालीम के लिए है तो बुनियादी तौर पर उसकी रीढ़ की हड्डी अरबी और फ़ारसी ही होंगे जी। अलबत्ता दीगर जो असरी ज़रूरियात हैं तालीम की, वो हमारे यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स आज भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे निसाब में जो है वो हिंदी नहीं है या अगर पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश नहीं है या गणित और हिसाब नहीं है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स गवर्नमेंट देती है, वो हमारे पास रिसीविंग कॉपियाँ उसकी बरस की पुरानी मौजूद हैं और हमें वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के ज़रिए मिलती हैं। यह एक प्रोपेगेंडा किया गया है कि मदरसों में सिर्फ मौलवी बनाया जा रहा है जिनको बुनियादी तालीम जो असर हाजिर की है उससे महरूम रखा जाता है। ये एक गलत प्रोपेगेंडा किया गया। सच्चाई यही है कि जितना ज़रूरी है उतनी तालीम हमारी जो है वो असरी भी होती है और चूंकि वो अरबी फ़ारसी मदरसा है इसलिए रीढ़ की हड्डी है, उसकी भी तालीम बुनियादी तौर पर कराई जाती है और वही कराई जानी चाहिए जो हो रही है। जी, तो जिस तरह से अभी मुख्तार साहब ने बताया कि जिस तरह से फ़िक़ा, हदीस, तफसीर जो मदरसे के असल सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उसी तरह से मैथ्स भी पढ़ाई जाती है और हिसाब किताब के साथ साथ में हिंदी, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है और इसके लिए आप मदरसों में जाकर के ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों का तजुर्बा कर सकते हैं। मौलाना नूरुल हसन अज़हरी साहब, अब ये लड़ाई आगे किस तरह से जारी रखी जाएगी, क्योंकि अभी तो मामला स्थगित कर दिया गया है ना, तो अभी आगे किस तरह से आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप भी जानते हैं, पूरा देश देख रहा है और हमें जुडिशरी पे यकीन है और कानूनी तौर पे हम बहुत मजबूत हैं। जो संविधान ने हमें हुकूक दिए हैं, जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत
की बुनियाद पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की बुनियाद पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान में जो कवानीन और जो दफ़ात दिए गए हैं उसकी रोशनी में हमें 100% यकीन है कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा और बेहतर होगा, इसलिए कि कभी भी एक मुल्क के अंदर दो लोगों के लिए या दो मज़हब के मानने वालों के लिए अलग अलग कानून नहीं है। एक ही कानून के तहत जब तक जो है सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं तो उनका फ़ैसला भी एक ही होगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद मेराजुल हक बगदादी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, हम ये हज़रात हाज़िर हैं यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कि आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी है इस ताल्लुक़ से क़ायदे मिल्लत इस्लामिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश अलहाज दीवान ज़मान ख़ान साहब और हज़रत मौलाना मुख्तार हुसैन बगदादी साहब, हज़रत मौलाना नूर हसन अज़हरी साहब और मोइनुल मशाइख़ हज़रत मोइन मियाँ साहब दामत बरकातहुम की रफ़ाक़त रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और है और इंशाअल्लाह थी भी। हम सब पूरी उम्मीद के साथ इस जोश व खरोश के साथ मैदान अमल में कूद पड़े हैं कि आईन हिंद ने हमें जो अब हमारे हुकूक़ दिए हैं हम इनकी बाजियाबी करके रहेंगे। और ये एक बोगस कानून था, बल्कि बोगस जजमेंट था हाई कोर्ट का, जिसने कि मदरसा एक्ट को ही 2004 को कल आदम यानी गैर कानूनी करार दे दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमें उम्मीद है, हमारी एसोसिएशन पर हमें पूरा भरोसा है, आईन हिंद पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे हुकूक़ की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिश करेगी। आज इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हज़रत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब की सदारत में उलमाए कराम की और मदारिस के ज़िम्मेदारान की मीटिंग हुई और उसमें बहुत सी बातें उलमाए कराम ने पेश किया और उसके बाद फिर एक मखसूस मीटिंग उलमाए कराम की और हो रही है। इसमें तरीक़ेकार तय किया जाएगा कि अब जो तारीख़ कोर्ट की आ रही है उसमें हम क्या लाहे अमल अपना तैयार करें और कौन से हमारे वकला रहेंगे और उसके बाद किस तरीके से हमको पेशकदमी करना है, ये इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर के बाद उलमाए कराम तय करेंगे और फिर उससे आपको आगाह करेंगे। तो ये बहुत हौसला कुन बात है और मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश भी करता हूं कि आप तमाम लोग भी जिद्दोजहद करें और इन तमाम लोगों का जिस तरह से भी हो सकता है ताउन करें। लेकिन जिस तरह से अभी नूरुल हसन अज़हरी साहब ने बताया कि भारत का जो संविधान है वो तमाम ही देशवासियों को एक ही नज़र से देखता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। इस देश में मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है बल्कि एक ही नंबर का शहरी है। तो जिस तरह से मेजॉरिटी को हुकूक हासिल हैं उसी तरह से माइनॉरिटीज़ को भी हुकूक हासिल हैं। जिस तरह से मेजॉरिटी के इदारे चलते हैं उसी तरह से माइनॉरिटीज़ को भी अपने इदारे चलाने का बराबर का हक हासिल है और उसी को बुनियाद बना करके ये तमाम ही दिग्गज लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला अभी स्थगित है लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनकी लड़ाई को कामयाबी मिलेगी और हमारे मदरसों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो बुनियादी हुकूक मिलेंगे और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।